हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले हैं आरएसएडी एग्जाम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ये जो क्वेश्चंस अपने आज की इस क्लास के अंदर यानी जो लेकर आए हैं वो अपने न्यू सिलेबस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे आपका जो सिलेबस अप्रैल 2024 में जो सिलेबस चेंज हुआ है अपना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने ये जो क्लास है वो आपके लिए लेकर आए हैं। और आज इस क्लास का सेकंड डे है। इससे पहले अपने क्लास इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके आप हमारी उस क्लास को देख सकते हो, जिसमें कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके न्यू सिलेबस पर आधारित हैं। और साथ ही साथ अपने लेसन वाइज यानी जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे, यानी जो आपकी आरएसएडी की बुक के 16 लेसन हैं तो उनके अकॉर्डिंग अपने ये जो सीरीज है उसको शुरू किया है। तो इस यानी सीरीज के अंदर अपने जो क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं वो आपके इंटरनल असेसमेंट और साथ ही साथ जो कि आपके आरएससीआईटी की बुक में से जो क्वेश्चन बनते हैं, आरएससीआईटी बुक में से जो क्वेश्चन बनते हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर ऐड किया जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट आपको रेगुलर इस चैनल के ऊपर मिलता रहेगा। तो अभी अपने आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो अपना फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्चुअल मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी क्या है तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो ऑप्शन है आपका अत्यंत वृहत मेन मेमोरी, बी नंबर ऑप्शन है अत्यंत वृहत सेकेंडरी मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है अत्यंत वृहत मेन मेमोरी का भ्रम और डी नंबर ऑप्शन है अत्यंत वृहत सेकेंडरी मेमोरी का भ्रम। तो इसमें आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि वृहत मेमोरी वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अत्यंत वृहत मेन मेमोरी का भ्रम होता है। और वर्चुअल मेमोरी के बारे में अपने बात कर लेते हैं कि वर्चुअल मेमोरी कौन सी होती है। तो ये ऐसी मेमोरी होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में है, यानी वर्चुअल मेमोरी को अपने क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऐसी तकनीक मान सकते हैं जिसको यानी भौतिक मेमोरी की कमी की भरपाई के लिए यानी इसको यूज करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो अपना भौतिक मेमोरी होती है उसकी कमी को दूर करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक तकनीक का यूज करता है जिसको क्या बोला जाता है, वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने क्वेश्चन के आंसर जो है वो जरूर से बताने हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का स्कोर है जो पता चल सके कि आपके 35 में से क्या स्कोर यानी इस वीडियो के अंदर रहने वाला है, तो वो भी आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। तो अभी अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर प्रिंटर की गति मापी जाती है। लेजर प्रिंटर जो होता है उसकी जो गति है वो किसमें मापी जाती है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि लेजर प्रिंटर की गति को यानी किस में मापा जाता है। तो ऑप्शन है आपका ए नंबर सीपीएम, बी नंबर ऑप्शन है डीपीआई, सी नंबर ऑप्शन है पीपीएम और डी नंबर ऑप्शन है एलपीएम। तो लेजर प्रिंटर की गति को किसके अंदर मापा जाता है, तो इसका आंसर आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पीपीएम, यानी लेजर प्रिंटर की गति को किसके अंदर मापा जाता है, तो पीपीएम में मापा जाता है। और अभी अपने बात कर लेते हैं पीपीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। तो पीपीएम की फुल फॉर्म हो जाएगी पेज पर मिनट्स, यानी पीपीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, पेज पर मिनट्स होती है। और लेजर प्रिंटर के बारे में अगर अपने बात करें थोड़ा सा और अपने डिस्कस कर लेते हैं लेजर प्रिंटर के बारे में। तो लेजर जो प्रिंटर है अपना वो उच्च गुणवत्ता उच्च गुणवत्ता वाले उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स का उत्पादन ये करता है। और यानी ये क्या है, लेजर प्रिंटर कागज पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स को बनाता है। और लेजर प्रिंटर की अगर अपने बात करें तो लेजर प्रिंटर जो होता है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इसमें लेजर प्रिंटर की गति किसमें मापी जाती है, तो ये पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पेज पर मिनट्स। पीपीएम की फुल फॉर्म पेज पर मिनट्स, यानी उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट और ग्राफिक्स का ये उत्पादन करता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निश्चित समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना जरूरी है। एक समय अंतराल के बाद रिफ्रेश करना किसको जरूरी है, तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है स्टैटिक रैम, बी नंबर ऑप्शन है डायनामिक रैम, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल मेमोरी। तो एक
निश्चित समय अंतराल के बाद यानी किसको रिफ्रेश करना जरूरी है, तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डायनेमिक रैम, या इसको शॉर्ट में डी रैम भी कहा जाता है। इसको शॉर्ट में डी रैम या डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी एक निश्चित समय अंतराल के बाद किसको रिफ्रेश करना आवश्यक है, तो डायनेमिक रैम को यानी रिफ्रेश करना आवश्यक होता है। और डी रैम किसका पार्ट्स होता है, तो ये रैम मेमोरी का पार्ट्स होता है, जिसको प्राइमरी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये भी आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ऊपर दोनों से और से द्वारा लेपित होती है। जो अपनी हार्ड डिस्क होती है वो ऊपर से यानी दोनों ओर से किसके द्वारा लेपित होती है, तो ये आपने जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल मेटेलिक ऑक्साइड, बी नंबर ऑप्शन है कार्बन लेयर, सी नंबर ऑप्शन है मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो हार्ड डिस्क के ऊपर तो दोनों तरफ यानी परत लगी होती है वो किसकी लगी होती है, तो ये अपने इसमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्नेटिक मेटेलिक ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर अपने बात करें इसके अंदर, तो यानी ये चुंबकीय रूप में, यानी जो अपना एचडीडी होता है चुंबकीय रूप में, यानी चुंबकीय रूप में ये डेटा को स्टोर करता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा चुंबकीय रूप में डेटा को स्टोर करता है, तो अपना हार्ड डिस्क या एचडीडी करता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है माउस, सी नंबर ऑप्शन है जॉयस्टिक और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो ये आपको बताना है। तो आपका जो स्कैनर है तो स्कैनर भी इनपुट डिवाइस होता है, माउस भी इनपुट डिवाइस होता है और जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। और इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती है, अगर आप ये सारा कुछ डिटेल से अगर पढ़ना चाहते हो तो हमारी थ्योरी की जो क्लास है वो भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, यानी लगभग 8-10 क्लास जो कि इस चैनल के ऊपर अभी अपलोड हो चुकी हैं। तो अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप पहले उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, उसके बाद आप यानी जो एमसीक्यूज की क्लास है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको यानी इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो विस्तार पूर्वक मिल जाएंगी। तो अभी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें होता है, इसमें क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है माइक्रो कंप्यूटर, सी नंबर ऑप्शन है प्रोग्रामर और डी नंबर ऑप्शन है सेंसर। तो एक छोटा या बुद्धिमान उपकरण इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी छोटा और सस्ता होता है, माइक्रो कंप्यूटर छोटा और सस्ता होता है। तो ये आपने इसके बारे में ध्यान रखना है। तो यानी ये छोटा सा एक बुद्धिमान उपकरण होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है, या इसको पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएमआर दर्शाता है, ओएमआर क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल मैनुअल रीडर, बी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, सी नंबर ऑप्शन है ऑपरेटर मार्क रीडर और डी नंबर ऑप्शन है ऑप्शनल मार्क रीडर। तो ओएमआर यानी ओएमआर की फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो इसका आंसर है वो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दीजिए कि इसका आंसर क्या रहने वाला है। ओएमआर क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ओएमआर क्या काम करता है, तो ये अपने उत्तर पुस्तिका की ये अपने उत्तर पुस्तिका की जांच करता है, ये अपने उत्तर पुस्तिका की जांच करने का काम करता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, यानी ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन यानी उत्तर पुस्तिका की जांच करता है और ये इसकी फुल फॉर्म होती है। तो इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रैम को कहा जाता है, रैम को कहा जाता है, यानी रैम को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है नॉन वोलेटाइल स्टोरेज, बी नंबर ऑप्शन है रीड राइट मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है कोर मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रैम को क्या कहा जाता है, यह आपने जल्दी से जल्दी बताना है।
तो रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। और रैम के अंदर अपने डेटा को क्या है? अपने लिख भी सकते हैं, अपने लिख भी सकते हैं, वह अपने पढ़ भी सकते हैं। यानी इसमें डेटा को बार बार लिखा जा सकता है और बार बार पढ़ा जा सकता है। तो इसमें यानी इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रीड और राइट। यानी रीड और राइट मेमोरी इसको कहा जाता है रैम को। और रोम की अगर अपने बात करें तो ये ओनली राइट यानी इसमें कर सकते हैं, इसको अपने सॉरी रीड इसको कर सकते हैं, इसमें राइट एक बार ही किया जा सकता है, रीड यानी बार बार किया जा सकता है। और रैम की अगर अपने बात करें तो ये रीड और राइट मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स बेबेज, बी नंबर ऑप्शन है हार्वर्ड एकन, सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर हरमन होलरिथ और डी नंबर ऑप्शन है जोसेफ जैकॉर्ड। तो इसमें आपको ये बताना है कि कंप्यूटर के इतिहास में व्यवहारिक रूप से पहली बार पंच कार्ड का जो प्रयोग था वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डॉक्टर हरमन होलरिथ। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना, बी नंबर ऑप्शन है प्राथमिक भंडारण में डेटा का स्थानांतरण, सी नंबर ऑप्शन है तार्किक संचालन करना और डी नंबर ऑप्शन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का भंडारण। तो इसमें सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तार्किक संचालन करना। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी तार्किक संचालन करना। तो ये इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है डॉट प्रति स्क्वायर इंच, बी नंबर ऑप्शन है डॉट्स प्रति इंच, सी नंबर ऑप्शन है डॉट्स प्रिंटेड प्रति यूनिट और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको इसका राइट आंसर बताना है कि प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किसके अंदर मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डॉट्स प्रति इंच, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शॉर्ट में इसको डीपीआई भी बोला जाता है, डॉट पर इंच या डॉट प्रति इंच, यानी प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईपीरोम का ईपीरोम का उपयोग किया जा सकता है। ईपीरोम का उपयोग है वो किस लिए किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है रोम के कंटेंट मिटाने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है रोम के कंटेंट को पुनः निर्माण करने के लिए और डी नंबर ऑप्शन है रोम को डुप्लीकेट करने के लिए। तो ईपीरोम का जो उपयोग है वो किस लिए किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी रोम के कंटेंट को मिटाने और पुनः निर्माण करने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। और रोम यानी रोम रीड ओनली मेमोरी और इसी का पार्ट होता है आपका ईपीरोम। और अगर एग्जाम में ईपीरोम की फुल फॉर्म पूछी जाए तो ईपीरोम की फुल फॉर्म हो जाएगी इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है, तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना है और ये रोम का पार्ट होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की ऑक्सिलरी सहायक या सेकेंडरी मेमोरी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नेटिक टेप, बी नंबर ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, सी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क और डी नंबर ऑप्शन है रैम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रैम। यानी रैम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, यानी इसको प्राइमरी मेमोरी के अंतर रखा गया है।
और ये यानी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है सीपीयू, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सीपीयू के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। और सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, यानी सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और इसको इनपुट का आउटपुट में जो रूपांतरण है वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज है। हार्ड डिस्क जो ड्राइव है वो किस प्रकार की स्टोरेज है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है नॉन वोलेटाइल, बी नंबर ऑप्शन है फ्लैश, सी नंबर ऑप्शन है अस्थायी और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क ड्राइव जो है वो एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है और इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। इसको सेकेंडरी मेमोरी भी कहा जाता है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। यानी हार्ड डिस्क ड्राइव एक स्टोरेज है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। ये लाइट जाने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है और इसको सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है, यानी सहायक मेमोरी ये होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक सबसे ज्यादा जो डेटा स्टोर करते हैं, सबसे ज्यादा यानी ज्यादा जो डेटा स्टोर यानी कौन सी डिवाइस ड्राइव के अंदर होता है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव में होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? कैश मेमोरी किसके बीच बफर के रूप में कार्य करती है? तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है रैम तथा रोम, बी नंबर ऑप्शन है रैम तथा सीपीयू, सी नंबर ऑप्शन है रोम तथा सीपीयू और डी नंबर ऑप्शन है हार्ड डिस्क तथा सीपीयू। तो यानी जो कैश मेमोरी है वो किसके बीच में काम करती है? ये रैम तथा सीपीयू के बीच में काम करती है। कैश मेमोरी यानी रैम और सीपीयू के बीच में काम करती है। और अगर अपने इसकी खासियत की बात करें तो ये क्या होती है? ये साइज में सबसे छोटी होती है। ये साइज में सबसे छोटी होती है और सबसे तेज होती है और सबसे तेज होती है और सबसे महंगी होती है। ये सबसे छोटी, सबसे तेज और सबसे महंगी मेमोरी कौन सी होती है? तो आपका कैश मेमोरी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट पेन क्या है? लाइट पेन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है, बी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट डिवाइस है, सी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है और डी नंबर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन क्या है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। और इसका यूज अपने किस लिए करते हैं? तो इसका यूज करते हैं डिजिटल हस्ताक्षर के लिए। अपने इसका यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार क्लास में आगे बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस तरीके का कंटेंट है वो इस चैनल के ऊपर रेगुलर आपको मिलता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने 10K का जो टारगेट है, 10K का जो टारगेट है तो वो भी जल्दी से जल्दी अपने कंप्लीट करवा दीजिए। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है पंच कार्ड, बी नंबर ऑप्शन है OMR, सी नंबर ऑप्शन है पेजिंग ड्रम और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मुख्य मेमोरी में पृष्ठों की छवियों को रखने के लिए अपने किस स्वैपिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेजिंग ड्रम, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पेजिंग ड्रम को यानी उपयोग किया जाता है स्वैपिंग डिवाइस से, यानी ये होती है जिसमें पृष्ठों और छवियों को रखने के लिए अपने इसका यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? कौन सा भाग है
जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉजिक यूनिट, बी नंबर ऑप्शन है स्टोरेज यूनिट, सी नंबर ऑप्शन है सीपीयू और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो इसका आंसर आपने जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सा भाग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की व्याख्या करता है और कंट्रोल ऑपरेशन आरंभ करता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कंट्रोल यूनिट, या जिसको शॉर्ट में सीयू भी कहा जाता है। तो ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। कंट्रोल यूनिट यानी सीपीयू का नियंत्रण भाग, सीपीयू का नियंत्रण भाग जिसको कहा जाता है, यानी कंट्रोल यूनिट को। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? कौन सा कीबोर्ड है जो अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कवर्टी, बी नंबर ऑप्शन है मैकिन्टोश, सी नंबर ऑप्शन है लैपटॉप, डी नंबर ऑप्शन है विंडो। तो कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट यानी कौन से होते हैं? तो लैपटॉप का जो कीबोर्ड होता है वो अधिक कॉम्पैक्ट होता है या स्मूथ होता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी लैपटॉप कीबोर्ड अधिक कॉम्पैक्ट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध सेट है? तो ऑप्शन नंबर ए है लाइट पेन और स्कैनर प्लॉटर, बी नंबर ऑप्शन है ओसीआर मॉनिटर या एमआईसीआर, सी नंबर ऑप्शन है स्कैनर एमआईसीआर टच स्क्रीन और डी नंबर ऑप्शन ओएमआर प्रिंटर या बार कोड रीडर। तो इसमें आपको इनपुट डिवाइस का बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्कैनर हो गया, एमआईसीआर हो गया और टच स्क्रीन हो गया, यानी ये सारे के सारे कौन सी डिवाइस होती हैं? तो ये आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं, ये आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क है, यानी कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा होता है, यानी दिमाग कौन सा होता है? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है एएलयू, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है सीपीयू और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। तो यानी किसी भी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है? तो यानी सीपीयू को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीपीयू। सीपीयू यानी जिसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है? कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल सेक्शन, बी नंबर ऑप्शन है कैश मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है प्राथमिक मेमोरी और डी नंबर ऑप्शन है एक्सटर्नल मेमोरी। तो कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया कौन करता है? तो ये आपको जल्दी से जल्दी बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कंट्रोल सेक्शन। ऑप्शन नंबर ए है यानी कंट्रोल सेक्शन है वो कंप्यूटर के एएलयू द्वारा आने वाले कमांड पर प्रतिक्रिया करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मल लेजर इंकजेट प्रिंटर है। थर्मल हो गया, लेजर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया, यानी ये किसके उदाहरण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है इंपैक्ट प्रिंटर के, बी नंबर ऑप्शन है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के, सी नंबर ऑप्शन है दोनों और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रिंटर की अगर अपने बात करें तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है इंपैक्ट प्रिंटर, एक तो इंपैक्ट प्रिंटर होता है और दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आपके आते हैं डेजी व्हील प्रिंटर आता है, ड्रम प्रिंटर आता है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है और लाइन प्रिंटर आता है। और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर की अगर अपने बात करें तो इसमें थर्मल प्रिंटर आता है, लेजर प्रिंटर आता है, इंकजेट प्रिंटर आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर आता है। तो इसमें यानी थर्मल, लेजर और इंकजेट का पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्मल, लेजर और इंकजेट जो प्रिंटर है वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होते हैं। और प्रिंटर यानी डिवाइस कौन सी होती है? तो आउटपुट डिवाइस होती है। और नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या होता है? बिना आवाज करने वाले। नॉन इंपैक्ट का मतलब क्या हो जाएगा? बिना आवाज करने वाले, यानी ऐसे प्रिंटर जो आवाज नहीं करते हैं वो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं, और ऐसे प्रिंटर जो आवाज करते हैं तो वो इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। तो इस प्रकार से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू कार्य नहीं करता है। सीपीयू कौन सा कार्य है जो नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लॉजिकल ऑपरेशन, बी नंबर ऑप्शन है डेटा का स्थानांतरण, सी नंबर ऑप्शन है अंकगणितीय गणना और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो सीपीयू कौन सा कार्य नहीं करता है?
तो ये आपने बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डेटा का स्थानांतरण, यानी अपना जो सीपीयू है वो डेटा का स्थानांतरण नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क जो है वो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए है फास्ट स्टोरेज, बी नंबर ऑप्शन है फ्लेक्सिबल स्टोरेज, सी नंबर ऑप्शन है परमानेंट स्टोरेज और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो क्या होती है, तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी फ्लेक्सिबल स्टोरेज। यानी फ्लॉपी डिस्क क्या होती है, एक फ्लेक्सिबल स्टोरेज होती है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग बनाने के लिए किया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर का जो उपयोग है वो क्या बनाने के लिए किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए है कंप्यूटर, बी नंबर ऑप्शन है डिजिटल सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है कैलकुलेटर और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग यानी क्या बनाने के लिए किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अपने कंप्यूटर बना सकते हैं, डिजिटल सिस्टम बना सकते हैं या फिर अपने कैलकुलेटर बना सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को कहा जाता है। कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है आउटपुट, बी नंबर ऑप्शन है एल्गोरिथम, सी नंबर ऑप्शन है इनपुट और डी नंबर ऑप्शन है फ्लो चार्ट। तो कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कंप्यूटर में फीड किए गए डेटा को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में से किसकी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर ए है टेराबाइट, बी नंबर ऑप्शन है किलोबाइट, सी नंबर ऑप्शन है गीगाबाइट और डी नंबर ऑप्शन है मेगाबाइट। तो टेराबाइट का मतलब क्या होता है, टीबी होता है, किलोबाइट का मतलब क्या होता है, केबी होता है, गीगाबाइट का मतलब जीबी होता है और मेगाबाइट का मतलब एमबी होता है। तो इसमें आपको सबसे बड़ी यूनिट बतानी है कौन सी है, तो सबसे बड़ी यूनिट यानी इनमें से हो जाएगी टीबी, यानी टेराबाइट जिसको बोलते हैं। और अगर इसमें सबसे छोटी यूनिट की बात की जाए तो कौन सी है इनमें से, तो अपना किलोबाइट यानी केबी है। तो अभी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सबसे बड़ी यूनिट इसमें कौन सी है, टेराबाइट यानी टीबी है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है, मेन स्टोरेज को यह भी कहा जाता है। मेन स्टोरेज को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है रजिस्टर, बी नंबर ऑप्शन है मेमोरी, सी नंबर ऑप्शन है सीपीयू और डी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट। यानी मेन स्टोरेज को भी क्या कहा जाता है, मेमोरी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेमोरी। यानी मेन स्टोरेज को मेमोरी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल है। इनमें से कौन सा आपको बताना है कि एक ईमेल के लिए एक विशेष प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है एसएमटीपी, बी नंबर ऑप्शन है एफटीपी, सी नंबर ऑप्शन है टीसीपी/आईपी और डी नंबर ऑप्शन है एचटीटीपी। तो इसमें जो इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एसएमटीपी। और एसएमटीपी की अगर अपने बात करें तो एसएमटीपी की फुल फॉर्म हो जाएगी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यानी एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। और एफटीपी की अगर अपने बात करें तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और अगर अपने बात करें टीसीपी आईपी की, तो टीसीपी की होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी की इंटरनेट प्रोटोकॉल और एचटीटीपी की होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इस प्रकार से इनकी जो फुल फॉर्म है तो वो भी आपको याद करनी है और साथ साथ में आपने इनको नोट डाउन, यानी जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ एक्स्ट्रा से तो वो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो आपने इनको साथ साथ में नोट डाउन जरूर से करना है ताकि इनसे संबंधित और अगर कोई क्वेश्चन बने तो उसको भी आप सॉल्व कर सको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बिट्स बराबर 1 बाइट, यानी कितने बिट्स के बराबर 1 बाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 2, बी नंबर ऑप्शन है 1000, सी नंबर ऑप्शन है 8 और डी नंबर ऑप्शन है 1 या 8। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 8। यानी 8 बिट्स के बराबर कितना होता है, 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंकजेट है। इंकजेट क्या है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है डिस्क है, बी नंबर ऑप्शन विमान है,
सी नंबर ऑप्शन बस है और डी नंबर ऑप्शन प्रिंटर है। तो इंकजेट क्या है? तो इंकजेट आपका एक प्रिंटर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रिंटर डिवाइस कौन सी होती है? तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होती है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? कौन सी इकाई जो है वो अस्थायी रूप से डेटा को रखती है? तो ऑप्शन नंबर ए है इनपुट यूनिट, बी नंबर ऑप्शन है आउटपुट यूनिट, सी नंबर ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी यूनिट और डी नंबर ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो इसमें आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सी इकाई है जो अस्थायी रूप से डेटा रखती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राइमरी मेमोरी यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्राइमरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है? तो रैम एक ऐसी मेमोरी होती है जो प्राइमरी मेमोरी में आती है और ये अस्थायी रूप से डेटा को यानी स्टोर करती है, यानी अस्थायी मतलब वोलेटाइल मेमोरी ये होती है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है, ये वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो इसके बारे में आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो ये थे आज के अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज की इस क्लास में अपने 34 एमसीक्यूज के बारे में डिस्कस किया है। जी हाँ, 34 एमसीक्यूज के बारे में अपने आज की इस क्लास में डिस्कस किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसका फीडबैक आपने कमेंट करके जरूर से बताना है। और अपने रेगुलर आपको इस चैनल के ऊपर जो न्यू सिलेबस की जो आरएससीटी का भी सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो डेली क्लास आपको इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और थ्योरी की जो क्लास है तो वो भी अपने इस चैनल के ऊपर रेगुलर आ रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी तक आपने अगर थ्योरी नहीं पढ़ी है तो अभी अपने क्लास से विदा लेते हैं, अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।